नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफएच स्टडी। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। बिल्कुल। और आज के इस खास सेशन का हमारा मुख्य मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम संविधान की पहली अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची तक विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी, एसएससी या रेलवे, उनके लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। असल में होता क्या है ना, अक्सर इन परीक्षाओं में अनुसूचियों से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं और जरा सी कंफ्यूजन हुई नहीं कि छात्रों के नंबर कट जाते हैं। एकदम सही कहा आपने। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि इस विस्तृत चर्चा और कुछ विशेष ट्रिक्स के माध्यम से परीक्षा में अनुसूचियों से जुड़ा कोई भी प्रश्न न छूटे। तो चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम बिल्कुल बुनियादी अवधारणा से शुरू करें। मतलब ये जो अनुसूचियां हैं, जिन्हें हम शेड्यूल्स भी कहते हैं, इनकी वास्तविक भूमिका क्या है? ये एक बहुत ही तार्किक प्रश्न है और यहीं से इस विषय की नींव रखी जानी चाहिए। क्योंकि संविधान में तो पहले से ही इतने सारे अनुच्छेद हैं, फिर इनकी अलग से आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, अगर हम भारतीय संविधान की मूल संरचना को देखें तो ये अनुच्छेदों या आर्टिकल्स में बटा हुआ है। लेकिन कई बार किसी अनुच्छेद से जुड़ी जानकारी इतनी विस्तृत होती है कि उसे सीधे अनुच्छेद के भीतर लिखना व्यवहारिक नहीं होता। मतलब जानकारी बहुत लंबी हो जाती है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए अगर किसी अनुच्छेद में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो जाहिर है उन सभी राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं और उनके क्षेत्राधिकार भी बताने होंगे। हाँ, और अगर ये सब कुछ अनुच्छेदों के बीच में ही डाल दिया जाए तो संविधान बहुत ही जटिल और पढ़ने में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अनुसूचियां संविधान के अंत में दी गई वे सूचियां हैं जो अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से सप्लीमेंट्री डेटा या संलग्नक का काम करती हैं। एकदम सही। ये सरकारी गतिविधियों, नियमों और क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करके पूरे संविधान को व्यवस्थित रखती हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण है, यानी अनुसूचियां संविधान को एक साफ सुथरा और व्यवस्थित रूप प्रदान करती हैं। जी हाँ। अब अगर थोड़ा इसके ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें, जब हमारा मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तब तो इसकी संरचना आज से काफी अलग थी, है ना? बिल्कुल अलग थी। मूल संविधान और वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान निर्माताओं ने उस समय की जो परिस्थितियां और आवश्यकताएं थीं, उसी के अनुसार इन्हें तैयार किया था। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती हैं। हाँ, क्योंकि भारत एक विकासशील लोकतंत्र है। जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा, भूमि सुधार, राजनीतिक दल बदल और स्थानीय स्वशासन जैसी नई चुनौतियां सामने आईं। तो शासन व्यवस्था में इन बदलावों को जगह देने के लिए ही समय समय पर संविधान संशोधनों के माध्यम से नई अनुसूचियां जोड़ी गईं। और वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। बिल्कुल। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को देश की बदलती राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप जोड़ा गया। ये विकास की प्रक्रिया इस बात का प्रमाण है कि हमारा संविधान समय के साथ खुद को ढालने में पूरी तरह से सक्षम है। सही कहा आपने। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम पहली से चौथी अनुसूची पर चर्चा करेंगे, जो मुख्य रूप से देश की आधारभूत संरचना और कार्यप्रणाली से जुड़ा है। शुरुआत करते हैं पहली अनुसूची से। इसका मुख्य विषय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र है। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिल्कुल। और यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अनुसूची का सीधा संबंध संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से है। अनुच्छेद 1 जो भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। हाँ, और अनुच्छेद 4 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जब भी किसी नए राज्य का निर्माण होगा या किसी मौजूदा राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन होगा, तो पहली अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य होगा। इसके तो हमारे पास कई ऐतिहासिक उदाहरण हैं। जी, जैसे जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ, तब इस अनुसूची में बड़े बदलाव किए गए थे। और अगर हालिया उदाहरण देखें, तो जब 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना था, या फिर जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, तो ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव इसी पहली अनुसूची में दर्ज किए गए।
इसे याद रखने की एक बहुत ही सरल ट्रिक हमारे नोट्स में है। विद्यार्थियों को बस इतना याद रखना है, सबसे पहले देश यानी भारत, फिर उसके राज्य। ये बहुत तार्किक है। जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज की शुरुआत करता है तो सबसे पहले अपने देश और उसकी सीमाओं की ही बात करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरी और तीसरी अनुसूची की ओर। इन दोनों को एक साथ पढ़ना बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि ये वेतन बनाम शपथ की एक व्यवहारिक प्रक्रिया को दर्शाता है। दूसरी अनुसूची का विषय है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे बड़े पद शामिल हैं। यहाँ पर सभी परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है, ध्यान दीजिए। हाँ, ये सवाल अक्सर फंसाने के लिए पूछा जाता है। बिल्कुल। परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या प्रधानमंत्री या अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के वेतन का जिक्र दूसरी अनुसूची में है? और इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के वेतन का कोई जिक्र नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसे छात्रों को हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन मंत्रियों के वेतन को इस विशेष अनुसूची से बाहर रखने के पीछे संविधान निर्माताओं का क्या तर्क रहा होगा? देखिए, इसका कारण बहुत ही व्यवहारिक है। राष्ट्रपति, कैग या सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे जो संवैधानिक पद हैं, उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करना होता है। हाँ, ताकि उन पर कोई दबाव ना हो। बिल्कुल। उनके वेतन और भत्तों को सुरक्षित रखा गया है ताकि कार्यपालिका उन पर कोई वित्तीय दबाव न डाल सके। बिल्कुल। इसलिए इन्हें दूसरी अनुसूची में रखा गया है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और मंत्री तो कार्यपालिका का ही हिस्सा होते हैं। हाँ, जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। उनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय समय पर अलग से कानून बना के तय किए जाते हैं। तो दूसरी अनुसूची का संबंध मुख्य रूप से उन अनुच्छेदों से है जो विशिष्ट संवैधानिक पदों की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। एकदम सही। यह विश्लेषण इस तथ्य को हमेशा के लिए याद रखने में मदद करेगा। अब तीसरी अनुसूची पर आते हैं। इसका विषय है शपथ और प्रतिज्ञान यानी ओथ्स एंड अफर्मेशंस। ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। और इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही मजेदार है। ट्रिक है, नेता पहले वेतन यानी शेड्यूल 2 मांगते हैं और फिर पद की शपथ यानी शेड्यूल 3 लेते हैं। ये तो बहुत ही रोचक ट्रिक है। या फिर इसे ऐसे भी याद रखा जा सकता है, शेड्यूल 3 में 3 अक्षर हैं, श, प, थ, 3 अक्षर और तीसरी अनुसूची। ये ट्रिक वाकई काम की है। लेकिन तीसरी अनुसूची में भी एक बड़ा एग्जाम अलर्ट छिपा हुआ है। अच्छा, कौन सा अलर्ट? ये प्रश्न अच्छे विद्यार्थियों को भ्रमित कर देता है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं है। अरे हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन तीनों महत्वपूर्ण पदों के लिए संविधान में अलग से विशेष अनुच्छेद निर्धारित किए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 7 में है। बिल्कुल। और उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 69 में और राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो इनकी शपथ का जो मूल स्वरूप होता है वो भी बाकी मंत्रियों से अलग होता होगा। जी हाँ, जहां मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, वहीं राष्ट्रपति संविधान का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करने की शपथ लेते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी वैचारिक अंतर है। वेतन की सूची में मंत्री शामिल नहीं है और शपथ की सूची में राष्ट्रपति शामिल नहीं है। ऐसे छोटे छोटे अपवाद ही परीक्षा में मेरिट तय करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, अब चौथी अनुसूची का विश्लेषण करते हैं। इसका विषय है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन। मतलब देश के किस राज्य से कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में चुनकर जाएंगे, ये इसी अनुसूची में निर्धारित है। और भारत में सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, जिनकी संख्या 31 है। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है, 4 लोग मिलकर सभा में बैठेंगे। 4 का अर्थ है चौथी अनुसूची और सभा का अर्थ है राज्यसभा। ये अनुसूची भारत के संघीय ढांचे की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका संबंध अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 से है। और एक बात, भारत में राज्यसभा सीटों का ये आवंटन 1971 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ये सुनिश्चित करता है कि राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद कहा जाता है, उसमें सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व मिले। बिल्कुल। तो यहाँ से हम प्रशासन और शक्तियों के विभाजन से जुड़े अपने अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं। इसमें हम 5वीं से 8वीं अनुसूची पर चर्चा करेंगे।
5वीं अनुसूची देश के सामाजिक ताने-बाने के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। हाँ, इसका विषय है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों यानी एससी और एसटी क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही स्पष्ट है। शेड्यूल 5 का एस बराबर शेड्यूल्ड एरियाज। क्योंकि अंग्रेजी का नंबर 5 और अक्षर एस दिखने में लगभग एक समान होते हैं। जी, इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य देश के उन जनजातीय समुदायों की रक्षा करना है जो मुख्य धारा के समाज से थोड़े अलग रहे हैं और जिनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है। इसका संबंध अनुच्छेद 244(1) से है। इस अनुसूची की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये राज्यपाल को असाधारण और विशेष अधिकार प्रदान करती है। वो कैसे? देखिए, राज्यपाल ये तय कर सकते हैं कि संसद या राज्य विधायिका का कोई विशेष कानून उन अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा या नहीं। मतलब वे चाहें तो किसी कानून को कुछ संशोधनों या अपवादों के साथ भी लागू कर सकते हैं। एकदम सही। ये प्रावधान जनजातीय लोगों की जमीन और उनके अधिकारों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली ढाल का काम करता है। लेकिन 5वीं अनुसूची में पूरे भारत के अनुसूचित क्षेत्र शामिल होने के बावजूद पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को इसमें से बाहर रखा गया है। उन राज्यों के प्रशासन के लिए क्या व्यवस्था है? यहीं पर छठी अनुसूची की भूमिका शुरू होती है। मध्य भारत या देश के अन्य हिस्सों की जनजातियों और पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, पूर्वोत्तर की जनजातियां सदियों से अपनी एक बिल्कुल अलग जीवन शैली जीती आई हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक अलग छठी अनुसूची का निर्माण किया। ये अनुसूची अनुच्छेद 244(2) और 275(1) से संबंधित है। इसके तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी स्वायत्त जिला परिषदों का निर्माण किया जाता है। ये परिषदें लगभग एक छोटी संसद की तरह काम करती हैं, जिन्हें भूमि, जंगल और विवाह जैसे स्थानीय विषयों पर कानून बनाने की बहुत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। बिल्कुल, ये स्वायत्तता इन समुदायों के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। छठी अनुसूची के राज्यों को याद रखने की जो ट्रिक हमारे पास है वो छात्रों के बीच काफी पॉपुलर है। ट्रिक है AMTM बिना मनी के। इस ट्रिक में मनी का संदर्भ स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। यह एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। हाँ, कृपया इसे स्पष्ट करें। देखिए, AMTM का अर्थ है A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। और विकल्प में अक्सर परीक्षा सेट करने वाले मणिपुर डाल देते हैं और विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। जी हाँ, इसलिए यह स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए कि छठी अनुसूची में मणिपुर शामिल नहीं है, मनी नहीं है। यह एक बहुत ही सटीक चेतावनी है। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का मुख्य दस्तावेज है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं: संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। इसे याद रखने की ट्रिक भी इसके नाम में ही है, 7 बराबर सूची या 7-7। 7 और सूची दोनों स अक्षर से शुरू होते हैं। यह अनुसूची यह स्पष्ट करती है कि किस स्तर की सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है। तो संघ सूची में क्या आता है? संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं जिन पर पूरे देश में एक समान कानून की आवश्यकता होती है, जैसे रक्षा, रेलवे, बैंकिंग और विदेश मामले। इस सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और इसमें मूल रूप से 97 विषय थे जो वर्तमान में 100 हो गए हैं। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें क्षेत्रीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे पुलिस, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। मूल रूप से इसमें 66 विषय थे जो अब घटकर 61 रह गए हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर किसी विषय पर दोनों के कानूनों में टकराव हो जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होता है। इसमें मूल रूप से 47 विषय थे जो अब 52 हो गए हैं। इस सूची से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव है जिससे परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। वो बदलाव क्या था? वह बदलाव 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हुआ था, जिसे आपातकाल के दौरान लाया गया था। हाँ, इस संशोधन द्वारा 5 महत्वपूर्ण विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, ताकि केंद्र सरकार भी उन पर नीतियां बना सके।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे शिक्षा, वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में ये बार बार पूछा गया है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। इसका उत्तर स्पष्ट रूप से समवर्ती सूची है। बिल्कुल, यह बहुत ही उपयोगी जानकारी है। अब 8वें पड़ाव यानी 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। इसका विषय है भारत की आधिकारिक भाषाएं। यह अनुसूची अनुच्छेद 344 और 351 से जुड़ी है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता प्राप्त थी, लेकिन आज ये संख्या बढ़कर 22 हो गई है। इन भाषाओं को किस क्रम में जोड़ा गया, ये समझना परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले 21वें संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 71वें संशोधन 1992 द्वारा 3 नई भाषाएं जोड़ी गईं। और इसे याद रखने की ट्रिक है KMN। K से कोंकणी, M से मणिपुरी और N से नेपाली। इसके बाद 92वें संशोधन 2003 द्वारा 4 और भाषाओं को जगह मिली। इसकी ट्रिक तो मेडिकल डिग्री जैसी है। BDMS। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। एकदम सही। लेकिन क्या इस सूची में भी कोई ऐसा तथ्य है जो अक्सर परीक्षार्थियों को परेशान करता है? हाँ, और वो है अंग्रेजी का दर्जा। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। बिल्कुल। भारत में अंग्रेजी भाषा का उपयोग आधिकारिक कामकाज, न्यायपालिका और उच्च शिक्षा में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अंग्रेजी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा राजस्थानी और भोजपुरी जैसी भाषाएं, जिन्हें करोड़ों लोग बोलते हैं, वे भी इस अनुसूची में शामिल नहीं हैं। प्रश्न पत्रों में अक्सर अंग्रेजी को एक विकल्प के रूप में दिया जाता है, जिससे छात्रों को बचना चाहिए। तो अब तक हमने मूल संविधान की 8 अनुसूचियों का विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अब हम उस खंड की ओर बढ़ते हैं जिसमें वे अनुसूचियां शामिल हैं जिन्हें बाद में संविधान संशोधनों के जरिए जोड़ा गया, यानी 9वीं से 12वीं अनुसूची। शुरुआत करते हैं 9वीं अनुसूची से। इसका मुख्य विषय है भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। इसकी ट्रिक तो बहुत ही सीधी है। संविधान का पहला बदलाव बराबर 9वीं अनुसूची। लेकिन देश के आजाद होने के तुरंत बाद इस अनुसूची को जोड़ने की नौबत क्यों आ गई थी? इसके पीछे का ऐतिहासिक संघर्ष बहुत ही रोचक है। स्वतंत्रता के बाद सरकार का मुख्य लक्ष्य समाजवाद लाना और जमींदारी प्रथा को खत्म करके भूमिहीन किसानों में जमीन बांटना था। लेकिन उस समय संपत्ति का अधिकार तो एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। वही तो समस्या थी। जब भी सरकार जमीन अधिग्रहित करने के लिए कानून बनाती, जमींदार अदालत चले जाते और कानून पर रोक लग जाती। हाँ, तो इससे निपटने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 लाया गया और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जी हाँ, यूपीएससी के प्रीलिम्स में सीधा प्रश्न पूछा गया था कि 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ी गई थी। उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अनुच्छेद 31B से जुड़ी इस अनुसूची को एक सेफ वॉल्ट या सुरक्षित तिजोरी की तरह बनाया गया था। प्रावधान ये किया गया कि जो भी कानून इस अनुसूची में डाल दिया जाएगा, न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकेगा। ये तो एक तरह से न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने वाला कदम था। तो क्या आज भी 9वीं अनुसूची पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर है? नहीं, समय के साथ इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सरकारों ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए मनमाने कानूनों को 9वीं अनुसूची में डालना शुरू कर दिया था, जिसे रोकने के लिए 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने IR कोएल्लो केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बिल्कुल, न्यायालय ने कहा कि 24 अप्रैल 1973, जो कि केशवानंद भारती केस के फैसले की तारीख है और जहां से संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत निकला था। सही कहा। उस तारीख के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है यदि वो कानून मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। ये एक बहुत ही शानदार संतुलन है जो न्यायपालिका ने स्थापित किया। अब आते हैं राजनीति के एक और बेहद चर्चित विषय पर, 10वीं अनुसूची। इसका विषय है दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ। इसे याद रखने की ट्रिक तो सबको तुरंत याद हो जाएगी, 10 बहाने करके ले गए दिल या दल बराबर दल बदल। ये कानून राजनीति की किस बीमारी को खत्म करने के लिए लाया गया था? 1960 और 70 के दशक में भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की संस्कृति बहुत हावी हो गई थी।
हाँ, विधायक और सांसद सत्ता और पैसे के लालच में एक ही दिन में कई कई बार अपनी पार्टी बदल लेते थे, जिससे सरकारें गिर जाती थीं और राजनीतिक अस्थिरता फैलती थी। इस पर लगाम कसने के लिए राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 पारित किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये अनुच्छेद 102 और 191 से संबंधित है। इसके तहत ये कड़ा नियम बनाया गया कि यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करता है या चुनाव जीतने के बाद स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ देता है, तो सदन का पीठासीन अधिकारी उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। यूपीएससी 2014 में भी ये सीधा प्रश्न आया था कि 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है। राजनीतिक स्थिरता के बाद लोकतंत्र को उसकी सबसे निचली और मजबूत इकाई तक ले जाने की बारी आई। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसका संबंध अनुच्छेद 243 जी से है। इसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया और पंचायतों को काम करने के लिए कुल 29 विषय सौंपे गए, जिनमें कृषि, ग्रामीण सड़कें और पेयजल शामिल हैं। की ट्रिक बहुत ही अर्थपूर्ण है। 1 और 1 यानी 11 मिलकर गांव का विकास करेंगे। और जब गांव के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया, तो शहरों की व्यवस्था सुधारने के लिए 12वीं अनुसूची लाई गई। इसका विषय है नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटीज। इसे तुरंत बाद 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 243W से संबंधित है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है और उन्हें काम करने के लिए कुल 18 विषय दिए गए हैं, जैसे शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अग्निशमन सेवाएं। और इस 12वीं अनुसूची को याद रखने की ट्रिक भी हमारे पास मौजूद है। 12वीं पास करके लोग शहर जाते हैं। मतलब 12वीं अनुसूची शहरों और नगर पालिकाओं के प्रशासन से जुड़ी है। तो इस प्रकार हमने 1 से लेकर 12 तक सभी अनुसूचियों का उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और ट्रिक्स के साथ विस्तार से विश्लेषण कर लिया है। लेकिन एक आखिरी बात, जो विद्यार्थी इन अलग-अलग ट्रिक्स को याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं, उनके लिए हमारे पास एक मास्टर ट्रिक भी है। एक सिंगल जादुई लाइन जो सभी 12 अनुसूचियों को उनके सही क्रम में दिमाग में बिठा देगी। वो लाइन है अंग्रेजी की टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARSOFOLD मैं चाहूंगा कि इस मास्टर ट्रिक को डिकोड किया जाए और ये भी बताया जाए कि ये पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करने में कैसे मदद करती है। ये मास्टर ट्रिक वाकई बहुत ही कारगर है और सीधे PYQ से जुड़ती है। चलिए इसे अक्षर दर अक्षर समझते हैं। T से टेरिटरीज यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, पहली अनुसूची। E से एमोल्यूमेंट्स यानी वेतन और भत्ते, दूसरी अनुसूची। A से अफर्मेशन यानी शपथ, तीसरी अनुसूची। R से राज्यसभा सीटें, चौथी अनुसूची। S से शेड्यूल्ड एरियाज यानी अनुसूचित क्षेत्र, पांचवी अनुसूची। O से अदर ट्राइब्स यानी अन्य जनजातीय क्षेत्र या पूर्वोत्तर, छठी अनुसूची। F से फेडरल लिस्ट यानी शक्तियों का विभाजन या सूचियां, सातवीं अनुसूची। O से ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी आधिकारिक भाषाएं, आठवीं अनुसूची। L से लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार, नौवीं अनुसूची। D से डिफेक्शन यानी दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची। P से पंचायत, 11वीं अनुसूची। और M से म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका, 12वीं अनुसूची। अगर विद्यार्थी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र उठाकर देखें तो वे पाएंगे कि इस एक लाइन से कई सवाल सीधे हल हो जाते हैं। जैसे D से डिफेक्शन का मिलान सीधे 10वीं अनुसूची से होता है। L से लैंड रिफॉर्म्स का संबंध प्रथम संशोधन और 9वीं अनुसूची से जुड़ता है। और O से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 8वीं अनुसूची और BDMS भाषाओं के प्रश्न को स्पष्ट कर देती है। इस मास्टर ट्रिक से परीक्षा में कभी भी अनुसूचियों का क्रम गलत नहीं होगा। इस पूरी विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सभी परीक्षार्थियों को एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। वो विचार क्या है? देखिए, संविधान निर्माताओं ने जब शुरुआत की थी तब केवल 8 अनुसूचियां बनाई थी, लेकिन समय, समाज और प्रशासन की जरूरतों के हिसाब से हमने 4 नई अनुसूचियां जोड़कर उनकी संख्या 12 कर दी। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, आज हम तेजी से बदलती इस डिजिटल और AI की दुनिया में जी रहे हैं। साइबर स्पेस, डेटा प्राइवेसी
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शासन और नागरिक अधिकारों के बिल्कुल नए मोर्चे बन रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही प्रासंगिक मुद्दे हैं आज के समय में। तो भविष्य में अगर भारत को इन नई तकनीकी चुनौतियों के प्रबंधन और अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए कभी 13वीं अनुसूची जोड़नी पड़े, तो वो किस विषय पर होगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है और भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को कैसे ढाल सकता है। ये सच में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय दृष्टिकोण है। संविधान महज एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है और इसे इसी विश्लेषणात्मक नजरिए से पढ़ा और समझा जाना चाहिए। उम्मीद है कि आज की ये विस्तृत चर्चा, ऐतिहासिक संदर्भ और हमारी बताई गई ट्रिक्स परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगी। अगर आपको ये व्याख्या उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल एफएच स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।